नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम गंदी बस्तियों का अध्ययन करेंगे। आपके एक पेपर है भारत में सामाजिक समस्याएं, उसके अंतर्गत आपका एक टॉपिक है भारत में गंदी बस्तियां। तो आज हम इस विषय पर अध्ययन करेंगे। गंदी बस्तियां क्या हैं, गंदी बस्तियों की विशेषताएं, गंदी बस्तियों के विकास के कारक आदि का अध्ययन करेंगे। वर्तमान में औद्योगिक केंद्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि हुई है। उसी के अनुपात में मकानों का निर्माण नहीं हो पाने के कारण वहाँ अनेक गंदी बस्तियाँ बन गई हैं। विश्व के प्रत्येक प्रमुख नगर में नगर के 5वें भाग से लेकर आधे भाग तक की जनसंख्या गंदी बस्तियों अथवा उसी के समान दशाओं वाले मकानों में रहती है। नगरों के कैंसर के समान इस वृद्धि को विद्वानों ने पत्थर का रेगिस्तान या डेजर्ट ऑफ स्टोन की संज्ञा दी है। इन गंदी बस्तियों में शौचालय, स्नान गृह, पानी, बिजली, हवा एवं रोशनी के पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। साथ ही उनमें मच्छर, जैसे चूहे आदि की वजह से बीमारियों का भी खतरा बना रहता है। निवास की यह अर्धमानवीय दशा है। यह मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से कमज़ोर पीढ़ी को जन्म दे रही है। गंदी बस्ती की कोई एक परिभाषा नहीं है, क्योंकि इसके अनेक प्रकार हैं। कई विद्वान गंदी बस्ती एवं रोगग्रस्त क्षेत्र में कोई भेद नहीं करते। क्वीन एवं थॉमस इन दोनों को पर्यायवाची समझते हैं। बर्गल उन्हें अलग अलग मानते हैं। गंदी बस्तियों की परिभाषा करते हुए बर्गल मानते हैं, गंदी बस्तियां नगर में वे क्षेत्र हैं जिनमें निम्न स्तर की आवास दशा होती है। एक गंदी बस्ती सदैव एक क्षेत्र होता है। एक अकेला मकान पतन की निकृष्ट अवस्था में होने पर भी एक गंदी बस्ती नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार द्वारा 1956 में बनाए गए गंदी बस्ती क्षेत्र अधिनियम में गंदी बस्ती को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। गंदी बस्ती प्रमुख रूप से एक ऐसा निवासीय क्षेत्र है जहाँ के निवास स्थान नष्ट हो गए हों एवं अत्यधिक भीड़भाड़ युक्त हो, जिसका डिज़ाइन त्रुटिपूर्ण हो, जहाँ रोशनदान, प्रकाश एवं सफाई का अभाव हो, या इनमें से कुछ कारकों के सम्मिलित प्रभाव के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं नैतिकता के लिए हानिप्रद हो। 1957 में गंदी बस्तियों पर एक सेमिनार हुई। इस सेमिनार में गंदी बस्तियों को इस प्रकार से परिभाषित किया गया: बेढंग तरीके से बसी हुई, अव्यवस्थित रूप से विकसित और सामान्यतः उपेक्षित क्षेत्र जो कि लोगों द्वारा घना बसा हुआ होता है तथा जिसमें बिना मरम्मत एवं उपेक्षित मकानों की भीड़भाड़ होती है। संचार के साधन अपर्याप्त होते हैं। सफाई व्यवस्था के प्रति उदासीनता पाई जाती है। भौतिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुविधाओं की अपर्याप्तता होती है। मानव एवं समुदाय की आवश्यकता एवं सुविधाओं की पूर्ति कम से कम होती है। व्यक्ति एवं परिवार की प्रमुख सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सामाजिक सेवाओं एवं कल्याण संस्थानों की सामान्यतः अनुपस्थिति होती है। इनमें निम्न स्तर का स्वास्थ्य, अपर्याप्त आय एवं निम्न जीवन स्तर पाया जाता है। भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के परिणाम स्वरूप यहाँ के निवासी प्राणीशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिणामों के शिकार होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार गंदी बस्ती एक मकानों का एक समूह या क्षेत्र है जिसकी विशेषता भीड़भाड़ युक्त, पतनोन्मुख, अस्वास्थ्यकर दशा तथा सुविधाओं का अभाव है। इन दशाओं अथवा इनमें से किसी एक के कारण इसके निवासियों अथवा समुदाय के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। गंदी बस्ती निवारक गोष्ठी मुंबई के अनुसार गंदी बस्तियां उस क्षेत्र को कह सकते हैं जो अस्त व्यस्त बसी हुई हों, अव्यवस्थित रूप से विकसित हों एवं सामान्यतः वह क्षेत्र जनाधिक्य व भीड़भाड़ युक्त हो, टूटे फूटे घर हों और उनकी मरम्मत के प्रति उपेक्षा बरती गई हो। तो इस तरह हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा गंदी बस्तियों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया। अगर हम एक सर्वमान्य सी परिभाषा देखें तो हम गंदी बस्तियां उस क्षेत्र को कह सकते हैं जहाँ पे बहुत भीड़भाड़ युक्त मकान बने हुए हों, सफाई, पानी एवं रोशनदान का पर्याप्त रोशनी का अभाव हो, एक ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे कि बहुत अधिक भीड़ हो, तो हम उस क्षेत्र को गंदी बस्ती का नाम देंगे, जहाँ पे कि सफाई के प्रति भी उदासीनता पाई जाती हो। अब हम गंदी बस्तियों की विशेषताओं की बात करेंगे। गंदी बस्ती की अवधारणा को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम नेल्सन एंडरसन द्वारा उल्लेखित विशेषताओं का वर्णन करेंगे। पहली विशेषता उन्होंने क्या बताई? बनावट की।
इसमें वो कहते हैं कि सभी गंदी बस्तियों की एक सार्वभौमिक विशेषता है। भवन, चौगान एवं गलियों की दृष्टि से बनावट अधिक प्राचीन, युगों पुरानी और घिरी हुई दिखाई देती है। सेकंड उन्होंने विशेषता बताई आर्थिक स्थिति। सामान्यतः गंदी बस्तियों में कहते हैं कि कम आय वाले लोग रहते हैं। ऐसे लोग रहते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति निम्न होती है। यद्यपि कुछ ऐसे भवन भी हो सकते हैं वहाँ पे जो जीर्ण शीर्ण हो, उनमें रहने वाले गरीब नहीं हैं, पर फिर भी गंदी बस्ती एक गरीबी क्षेत्र होती है। देसाई एवं पिल्लई लिखते हैं, गंदी बस्तियों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सार्वभौमिक विशेषता गरीबी है। गंदी बस्तियों में रहने वाले लोग बाजार द्वारा तय किया हुआ किराया देने में असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट विशेषता इन्होंने बताई कि गंदी बस्तियों का जो क्षेत्र होता है वो अत्यधिक भीड़ भाड़ युक्त वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पे आपको मकानों में लोगों की भीड़ दिखाई देगी होगी। एक छोटे से कमरे में आपको 8 से 10 लोग रह रहे मिलते हैं, और खाली पड़ी जो ज़मीन होती है सरकारी, वहाँ पर ये अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया जनसंख्या। गंदी बस्तियों में कई प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे लोग जिन्हें अन्यत्र कहीं स्थान ना मिला हो या जो दूसरी जगह रहने में असमर्थ होते हैं, यहाँ आकर रहने लगते हैं। इस प्रकार से यहाँ वृद्धों, बीमारों, निवास रहित लोगों तथा समाज में कुसमायोजित लोगों के लिए शरण स्थल होता है। किंतु जिन गंदी बस्तियों में सामुदायिक भावना विद्यमान होती है, वहाँ ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं किया जाता। यदि किसी गंदी बस्ती का संगठन प्रजाति एवं संस्कृति के आधार पर होता है तो उसमें कुछ सीमा तक सामाजिक संगठन भी पाया जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य और सफाई। गंदी बस्ती में, जैसा कि इसके नाम से हमें लग रहा है, दूसरे निवासों की तुलना में स्वच्छता और सफाई की सार्वजनिक सेवाओं का अभाव होता है। अनेक कारणों से आपको यहाँ बीमारी और मृत्यु दर भी अधिक देखने को मिलती है। तो आप गंदी बस्तियों में अधिकतर हमें सफाई का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है नैतिकता। गंदी बस्तियाँ बाल अपराध एवं बुराई का क्षेत्र माना जाता है, किंतु यह बात सामाजिक रूप से विघटित बस्तियों के लिए अधिक सही है। यह दक्ष अपराधियों के स्थान पर अतकचरे अपराधियों का भी स्थान होता है। गंदी बस्तियों में बुराई पाई जाती है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि अपराध अधिक जन्म लेते हैं। जीवन विधि। गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जीवन विधि भी आपको अलग दिखाई देती है। यहाँ लोग परस्पर के निवासी जो होते हैं वो अपरिचित होते हैं। कुछ में परिवारजन अथवा परिचित लोग रहते हैं। प्रवासियों द्वारा बनाई हुई बस्तियों में दृढ़ सामाजिक संगठन भी हमें देखने को मिलता है। सामाजिक पृथक्करण। गंदी बस्तियों में वे लोग रहते हैं जिनकी सामाजिक प्रतिष्ठा निम्न होती है। यहाँ के अधिकांश निवासी ब्रज श्रम बाजार में श्रमिक के रूप में कार्य करते हैं। वे अन्य नागरिकों के साथ भी कार्य करते हैं और अपने आप को एक समूह के रूप में पहचानते हैं। नेक्स्ट है गतिशीलता। गंदी बस्तियाँ एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उच्च स्तर की निवासीय गतिशीलता पाई जाती है, किंतु परिवार द्वारा ग्रहण की हुई बस्ती में गतिशीलता कम होती है। ऐसी गतिशीलता अमेरिका व यूरोप की गंदी बस्तियों में अधिक देखने को मिलती है। गंदी बस्ती की स्थिरता। अमेरिका के तीव्र गति से बढ़ने वाले नगरों में कुछ क्षेत्र जहाँ पहले गंदी बस्तियाँ थीं, उन्हें बाद में दूसरे कार्य के लिए ग्रहण कर लिया गया। यह देखा गया कि जो बस्तियाँ वहाँ से हटा दी गई वे कहीं दूसरी जगह बन गई। इस प्रकार गंदी बस्तियाँ समाप्त ना होकर एक स्थान के बजाय दूसरे स्थान पर बन जाती हैं। तो हमने यहाँ गंदी बस्तियाँ का अर्थ और परिभाषा देखी, गंदी बस्तियों की विशेषताएं देखी। अब भारत में हम गंदी बस्तियों के कुछ उदाहरण देखेंगे। मुंबई में हम देखें तो गंदी बस्तियों को चौल कहा जाता है, और यहाँ पे हम गंदी बस्तियाँ बनने का प्रमुख कारण देखें तो राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों का केंद्र होना है। कई लोग गाँवों से आकर्षित होकर मुंबई आते हैं। पिछली आधी शताब्दी में इसकी जनसंख्या भी बहुत तीव्र गति से बढ़ी है। लाभ कमाने की दृष्टि से कई लोग मुंबई की ओर आते हैं, और यहाँ गंदी बस्तियों में जब निवास की प्रॉब्लम आती है तो यह गंदी बस्तियों में रहने लगते हैं। तो यहाँ पे मुंबई में इन गंदी बस्तियों को चाल कहा जाता है। इन चालों में 3 से 6 मंजिला मकान बने हुए हैं। चालों में सफाई, हवा, रोशनी आदि की उचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, और न ही इनकी निर्माण स्वास्थ्य की दृष्टि से किया गया। चालों में अगर हम देखें तो कमरे छोटे और एक के बाद एक बने होने से कमरे में प्राकृतिक हवा व रोशनी नहीं पहुंच पाती। अधिकांश चालें 50 से 70 वर्ष पुरानी हैं। कुछ चालें लोहे के पत्थरों से एक मंजिल बनी हुई हैं, जिन्हें पत्रा चालें कहा जाता है। वहाँ पे मुंबई में यदि हम देखें तो गंदी बस्तियाँ 3 प्रकार की हैं। वे क्षेत्र जहाँ बहुत वर्ष पहले से कई मंजिला स्थायी मकान बने हुए हैं तथा जिनमें सफाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। सेकंड टाइप की गंदी बस्तियाँ वे हैं जहाँ अधिकृत क्षेत्र में अस्थायी या अर्धस्थायी निवास के ढांचे पर बने हुए हैं और जिनमें स्वच्छता का अभाव है।
तीसरे टाइप की है कि वे क्षेत्र जहाँ अनाधिकृत रूप से भिखारियों आदि के द्वारा झोपड़ियाँ बनाई गई हैं, किंतु इस प्रकार की गंदी बस्तियों की संख्या नगरों में कम है। तो हमने देखा कि गंदी बस्तियों को भारत में मुंबई में चाल कहा जाता है, तो वहीं हम देखें तो कानपुर में इन्हें आहते के नाम से जाना जाता है। कानपुर में गंदी बस्तियों को आहता के नाम से पुकारते हैं। कानपुर के अधिकांश श्रमिक इन आहातों में रहते हैं। यहाँ कमरे बहुत छोटे होते हैं किंतु किराया अधिक है। इन आहातों के मकानों में हवा, रोशनी, पानी, धूप तथा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और ये घने बसे हुए हैं। एक कमरे में 10 से 15 व्यक्ति रहते हैं। कई कमरे तो स्नानगृह जितने छोटे हैं उनकी तुलना में, तो अगर आप उनकी किसी जगह से तुलना करें तो आपको बहुत ही छोटे मिलेंगे। अहाते में गंदे पानी को निकालने के लिए नालियों की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है और ना ही बिजली तथा नल का या पानी का समुचित प्रबंध होता है। कई लोग तो आपको एक जैसे छोटे छोटे कमरे एक लाइन में बने हुए होंगे, उस तरह के मिलेंगे। श्रम के रॉयल कमीशन ने कानपुर के आहातों का उल्लेख इस प्रकार किया है। प्राय प्रत्येक मकान एक एक कमरे का है जिसकी लंबाई चौड़ाई 10 × 8 फीट की है। किसी भी कमरे के आगे बरामदा नहीं है और प्रत्येक कमरे में 3-4 परिवार रहते हैं। फर्श कच्चा और नम रहता है। कहीं भी स्वच्छ वायु प्रकाश का प्रबंध नहीं है। कानपुर की गंदी बस्तियों को देखकर एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि ये गंदी बस्तियां मानवीय पतन की चरम सीमा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को तो सूली पर लटका देना चाहिए। तो हमने देखा कि आपके इन भारत में आपको लगभग प्रत्येक शहर में गंदी बस्तियां देखने को मिलेंगी। आपके राजस्थान में कोटा में भी गंदी बस्तियां हैं। तो आपको उन शहरों में गंदी बस्तियां देखने को मिलेंगी कि जहाँ पे कि औद्योगिकरण आपका तीव्र गति से हुआ। वहाँ पे श्रमिक जब आपके दूर दराज गाँवों से आके आए, उनके रहने की जब उनके सामने समस्या आई तो वे इन गंदी बस्तियों में रहने लगे। इन गंदी बस्तियों में जो गंदी बस्तियाँ होती हैं वो बहुत ऐसे एरिया में बसी होती हैं, या तो कई बार आप देखते हैं कि वो सरकारी जो भूमि है उस पर अनाधिकृत कब्जा करके बनी हुई हैं, या आप इन गंदी बस्तियों में देखते हैं कि मकान बहुत छोटे हैं, आपका हवा, पानी, रोशनी का समुचित प्रबंध नहीं है। इन गंदी बस्तियों में आपका अपराध बहुत अधिक पनपता है क्योंकि बेरोजगारी की दर अधिक है, गरीबी अधिक है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, शिक्षा का स्तर बहुत कम होता है। तो इनके जो बच्चे हैं, विघटित परिवार हैं, इनके जो बच्चे हैं वो अपराध की ओर अधिक अग्रसर होते हैं। तो इन गंदी बस्तियों में आपने इन सब प्रॉब्लम्स को देखा। हमने इनके विशेषताएं भी देखी कि सामाजिक पृथक्करण है, इनकी जीवन विधि कैसी है, नैतिकता का अभाव है, कम पाई जाएगी वहाँ, स्वास्थ्य और सफाई की समुचित प्रबंध नहीं होता है, बहुत अधिक भीड़भाड़ होती है। एक ही मकान में आप देखते हैं एक ही कमरे में 8-8, 10-10 व्यक्ति रह रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी इन लोगों की, जो गंदी बस्तियों में लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होती है, मतलब निम्न आर्थिक स्थिति के लोग होते हैं। तो इस प्रकार हमने गंदी बस्तियों का भारत में उदाहरण देखे कि मुंबई में चालें कहा जाता है, कानपुर में आहते कहा जाता है। तो इसके विकास के यदि हम कारकों की बात करें तो हम पहला देखते हैं कि औद्योगिकरण और नगरीकरण ने गंदी बस्तियों को जन्म दिया। ग्रामीण बेकारी ने गंदी बस्तियों को जन्म दिया कि ग्रामों में उद्योगों और कृषि के पतन के कारण लोग व्यवसायों के लिए शहरों की ओर आने लगे। तो शहरों में जब वो आकर रहने लगे तो निवास की जब उनकी प्रॉब्लम आई तो वो ऐसी बस्तियां बनाकर रहने लगे। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उस तीव्र गति की वृद्धि के कारण आपको गंदी बस्तियां का भी पनपी, इसका भी आपको देखने को मिलता है। नगरीय आकर्षण है। नगरों में मनोरंजन, चिकित्सा, नल, बिजली, शिक्षा आदि की सुविधाओं के कारण लोग आकर्षित होकर यहाँ निवास के लिए आते हैं। उनके लिए आवास के अभाव के कारण नगरों में गंदी बस्तियों का निर्माण और प्रसार होने लगता है। व्यापारिक उन्नति, निम्न वर्गों की अधिकता के कारण श्रमिकों की अधिकता है, सामाजिक पृथकता है, गरीबी है, देशांतर गमन है, इनके कारण भी गंदी बस्तियों का विकास में ये कारक आपके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मकानों की कमी है कि नगरों में मकानों के अभाव के कारण लोगों की मजबूरी में गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। मकानों की मांग की तुलना में पूर्ति कम होने से या मकानों के किराए बढ़ जाते हैं। भूस्वामी और संपन्न लोग एक एक कोठरी वाले ऐसे मकान बनाते हैं जिनमें ये श्रमिक लोग रह सके। इन मकानों में वो पर्याप्त सुविधाएं भी नहीं देते हैं। सरकारी प्रयत्नों में भी कमी है कि गंदी बस्तियों के विकसित होने का एक कारण स्वयं सरकार द्वारा श्रमिकों में इन बस्तियों में सफाई सुविधा आदि के प्रति उपेक्षा बरतना है। सरकार यदि मकान मालिकों को निवास के निर्माण एवं सफाई का समुचित निर्देश दे तो स्वयं भी उनके लिए स्वच्छ कॉलोनियाँ बनाए तो गंदी बस्तियाँ विकसित नहीं हो पाएंगी। वर्तमान में हम देखते हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री आवास योजना है, इसके तहत सरकार ऐसे मकान बना रही है
जिनमें कि नल, बिजली, पानी आदि सुविधाओं का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है, कि ताकि लोग इन गंदी बस्तियों से इन्हें वहाँ पे शिफ्ट भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत इन्हें बहुत कम कीमत पर मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनमें कि हवा, रोशनी, पानी का समुचित ध्यान रखा जाता है, 1 बेडरूम का, 2 बेडरूम का। तो ऐसा सरकार के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। धन्यवाद।